हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्क्रमणीय। आज हम उत्क्रमणीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अभिक्रियाएँ हैं वो अग्र अभिक्रिया के साथ साथ प्रतीप अभिक्रिया में भी संपन्न होती है। प्रारंभ में अभिकारक है वो उत्पाद बनाते हैं और जैसे जैसे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है तो अग्र अभिक्रिया का वेग तो कम होता जाता है और प्रतीप अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो जाता है तो अभिक्रिया का वेग लगभग शून्य हो जाता है। तो यहाँ अभिक्रिया जो थायोसाइनेट है इसका यूरिया में परिवर्तन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अमोनियम थायोसाइनेट का यूरिया में परिवर्तन है, अल्फा ग्लूकोज का बीटा ग्लूकोज में परिवर्तन है, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक अम्ल का इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन है। तो ये जो अभिक्रियाएँ हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन है और दोनों फर्स्ट क्वार्टर ऑर्डर की है। अब यहाँ पर जो K1 है वो अग्र अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और K1 डैश है वो बैक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब इसमें हम वेग समीकरण का निर्धारण करेंगे। तो इसके लिए एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। A है वो कन्वर्ट हो रहा है B में और जिसका रेट कांस्टेंट K1 है, और B जो उत्पाद है वो वापस कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट A में जिसका रेट कांस्टेंट K1 डैश है। अब हम बात करते हैं T बराबर 0 होगी तो A की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो स्मॉल a मोल पर लीटर होती है और B की सांद्रता क्या रहेगी, प्रारंभ में T बराबर 0 पर शून्य रहती है। लेकिन T समय पश्चात क्या होता है कि A के अक्स मोल है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इस कारण से A की सांद्रता शेष रहती है T समय पश्चात A माइनस अक्स, और B की सांद्रता क्या हो जाती है, अक्स मोल हो जाती है। अब तो यहाँ पर A बराबर 0 है, A B में कन्वर्ट हो रहा है तो A की सांद्रता A है। ये थोड़ा सा अब नोट कर लीजिएगा, ये जो पहले वाला है वो A का है, जो बाद की मान है वो B के हैं। तो A की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन एट 0 टाइम T0 इज इक्वल टू स्मॉल a, और B की इनिशियल कंसंट्रेशन है यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है वो 0 है। T समय पश्चात A की सांद्रता A माइनस अक्स हो गई और B की सांद्रता अक्स हो गई। अब साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, तो A की होगी A माइनस अक्सी और B की हो जाती है अक्सी। अक्सी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, अक्सी। अब अग्र अभिक्रिया वेग निकालेंगे तो अग्र अभिक्रिया का वेग क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के जो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt है वो अग्रिम अभिक्रिया का है यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का है, तो ये आ गया K1 A माइनस एक्स, टी टाइम पर है ये। और प्रतीप अभिक्रिया का वेग आ गया क्योंकि इसका रेट कांस्टेंट डिफरेंट है, dx अपॉन dt प्रतीप फॉरवर्ड बैक रिएक्शन का, तो इसका डिफरेंट के रेट कांस्टेंट इसका K1 डैश है, और इसकी जो यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है तो इसकी कंसंट्रेशन लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन है अक्स, तो K1 डैश अक्स हो गई। अब अग्रिम दिशा में अभिक्रिया का कुल वेग क्या हो गया, तो कुल वेग निर्धारण करने के लिए दोनों जो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रिएक्शन का जो वेग है वो हो जाएगा, यानी कि अग्रिम अभिक्रिया का जो वेग है उसमें से प्रतीप अभिक्रिया का वेग माइनस कर देंगे। तो ये dx अपॉन dt अग्रिम माइनस dx अपॉन dt प्रतीप यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो घट रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो उसका जो अग्रिम का था K1 A माइनस एक्स और जो बैक रिएक्शन था उसका रेट था K1 डैश एक्स, तो ये घट गया। समीकरण आ गई हमारे पास 103। अब क्या है कि जो जो अभिक्रिया का जो रेट है, अब वो ये जो कुल वेग है ना, ये जो हम रिएक्टेंट के संदर्भ में लिखेंगे तो ये हो गया माइनस DCA अपॉन dt, जो माइनस साइन आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, A रिएक्टेंट था, CA क्या है, A की कंसंट्रेशन है, तो K1 CA और माइनस K1 डैश CB जो अक्स थी या A माइनस अक्स था वो जो है ना,
ये उसी प्रकार से यदि हम बी की टर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये आएगा डी सी बी अपॉन डी टी बराबर के जो अभिक्रिया का जो वेग है वो तो सेम रहेगा, K1CA माइनस K1 डैश CB। साम्य अवस्था पर दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान होता है, तो क्या है, दोनों को समान कर देंगे तो जो कुल वेग है वो शून्य हो जाता है। तो ये दोनों बराबर हो गए और बराबर हो गए तो इनका जो और कुल वेग हो गया 0। तो जो dx अपॉन dt है, यानी कि समीकरण 103 में जो dx अपॉन dt का मान हम वो 0 रख देंगे या 104 में रख देंगे और ये बराबर होते हैं 0 के इक्वल हो, मतलब ये बराबर हो गए और हम ये 0 जब इसका मान रखते हैं तो K1CA ये कब बराबर होते हैं, ये हर टाइम पर बराबर नहीं होंगे, ये केवल इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम है, ये बराबर हो जाते हैं। तो ये बराबर तब जब होंगे तो K1CA बराबर K1 डैश CB आ जाता है। तो ये आ गया समीकरण 106। अब साम्य अवस्था पर जो उत्पाद है बी की सांद्रता, साम्य अवस्था पर जो उत्पाद बी की सांद्रता क्या होगी, अक्स ई। तो उसी में हमें जो dx अपॉन dt था वो क्या था, K1A माइनस अक्स माइनस K1 डैश अक्स था। तो ये एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, अक्स की जगह हम अक्स को अक्सी से रिप्लेस कर देंगे तो K1A माइनस अक्सी माइनस K1 डैश अक्सी। तो ये जो ये बराबर कब होते हैं, जब इक्विलिब्रियम पर ही होते हैं। तो इसमें हम dx अपॉन dt इस कंडीशन में 0 हो जाता है तो K1A माइनस अक्सी इज इक्वल टू आ गया K1 डैश अक्सी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जो रिवर्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये आ गया समीकरण 108 आ गई। तो इसमें K1 डैश आ गया K1A माइनस अक्सी डिवाइड बाई अक्सी। अब K1 डैश है वो हम समीकरण 103 में रखेंगे। समीकरण 103 मतलब जो पहले थी ये वाली, इसमें हम K1 डैश का मान रख देंगे और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो पहले K1A माइनस अक्सी रहेगा, फिर जो K1 डैश का जो मान है वो रिप्लेस करेंगे, फिर अक्स रखा जाएगा। तो ये आया अपना ये K1A माइनस अक्स एज इट इज़ आ गया, K1 अक्स ए माइनस अक्सी डिवाइड बाई अक्सी, ये K1 डैश का मान था और फिर अक्स। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K1A अपॉन अक्सी। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसके RLHS लीजिएगा अक्सी से और फिर कैलकुलेट करोगे तो ये कुछ टर्म्स कट जाएंगे और K1A अपॉन अक्सी ब्रैकेट अक्सी माइनस अक्स ये टर्म आ जाएगी। और अब क्या करते हैं, ये जब इतना आ गया तो अब हम ये ऐसा करेंगे कि जो अक्स की टर्म है वो सारी एक तरफ होगी। तो ये dx डिवाइड बाई अक्सी माइनस अक्स बराबर K1A अपॉन अक्सी dt। तो ये आ गया। अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, हमने इसमें कुछ नहीं किया, dt इधर ले आए और अक्सी अपॉन अक्सी माइनस अक्स है वो LHS लेफ्ट हैंड साइड ले गए। तो ये जो हमारी पास समीकरण 109 आई और 109 के बाद 109 समीकरण का हम समाकलन करेंगे। समाकलन से हमें अक्सी माइनस अक्स 1 अपॉन अक्सी माइनस अक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ln एक्सी माइनस अक्स। जैसे ए माइनस अक्स का हो रहा था वैसे सेम ही है, उसमें फर्स्ट क्वार्टर रिएक्शन में माइनस ln ए माइनस अक्स कर रहे थे, वैसे यहाँ माइनस ln एक्सी माइनस अक्स आ रहा है। और K1A अपॉन अक्सी है, ये जो है वो
कांस्टेंट थे और डी टी का जो समाकलन हुआ वो टी आया, और प्लस सी जो समाकलन स्थिरांक है यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, टी बराबर, अब इस सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए एक ही टर्म होती है टी बराबर 0 तो एक्स बराबर 0, तो टी बराबर 0 करेंगे तो ये जो इधर माइनस एल एन एक्स ही आ जाएगा, और के वन ए वाला ये जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड का वो 0 हो जाएगा क्योंकि टी 0 है, और सी बराबर आ गया माइनस एल एन एक्स ई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 111। 111 से जो ये सी का मान है वो हम 110 में रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो सी की वैल्यू आई है वो 110 में रखेंगे, या यहाँ इस सी की जगह हम माइनस एल एन एक्स ही रख देंगे। तो इससे ये माइनस एल एन एक्स ही माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन ए टी अपॉन एक्स ही माइनस एल एन एक्स ही आ गया। अब एल एन वाला टर्म एक तरफ ले लेते हैं, तो ये एक्स ही जो वो उधर नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, तो एल एन एक्स ही माइनस एल एन एक्स ही माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया के वन ए अपॉन एक्स ही टी। और ये चूँकि एल एन ए माइनस एल एन बी इज इक्वल टू होता है एल एन ए अपॉन बी, तो यहाँ पर हो गया एल एन, ये जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स, और के वन ए अपॉन एक्स ई इंटू टी। अब के वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ई अपॉन ए टी, एक्स ई अपॉन ए टी एल एन एक्स ई माइनस एक्स। तो ये जो समीकरण आई उससे हम ये जो के वन का मान ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ इस समीकरण को हम एक और भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इससे। यहाँ देखो ये जो समीकरण 108 कौन सी थी जो प्रारंभ में थी, ये 108, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, के वन ए माइनस एक्सी माइनस के वन डेज एक्सीमल इज इक्वल टू 0, अर्थात ये हम साम्यावस्था की शर्त लगा रहे हैं, इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो कुल वेग 0 हो जाता है, तो के वन ए माइनस एक्सी माइनस के वन डेज एक्सी है वो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के वन ए माइनस के वन एक्सी माइनस के वन डेज एक्सी। अब एक्स ई वाला जो टर्म है वो हम राइट हैंड साइड ले आएंगे और एक्स ई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ के प्लस के वन डेज हो जाएगा, एक्स ई इक्वल टू आ जाएगा के वन ए, और के वन प्लस के वन डेज जो है वो आ गया के वन ए अपॉन एक्स ई, क्योंकि एक्स ई से इधर डिवाइड हो गया, तो के वन ए अपॉन एक्स ई आ गया। अब के वन की वैल्यू क्या आई, के वन की वैल्यू आई हमारे पास के वन प्लस के वन डेज अपॉन ए इंटू एक्स ई आ गया। ये समीकरण आ गई हमारे पास 113। अब आगे देखते हैं, तो जो ये जो k1 की जो वैल्यू थी हमने पहले कैलकुलेट की थी, k1 बराबर एक्स ई अपॉन 80 एल एन एक्स ई अपॉन एक्स ई माइनस एक्स, तो ये जो k1 की जगह हमने जो ये कैलकुलेट किया है ना ये अभी, तो वो रिप्लेस कर दिया k1 प्लस के वन डेज एक्स ई अपॉन ए, और यहाँ से हमने k1 प्लस के वन डेज दोनों का जो योग है वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ एक्स ई अपॉन ए तो कैंसिल हो गया दोनों का, ये टर्म कैंसिल हो जाते हैं, और ये बचा 1/t एल एन एक्स ई माइनस एक्स, और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303 आ गया, और डिवाइड बाई टी, और टी को कैलकुलेट करेंगे तो के वन प्लस के वन डेज का ये भाग लग गया। तो ये जो समीकरण 115 है वो एक तरह से प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण है। इसमें जो
जो प्रारंभिक सांद्रता लेते थे प्रथम कोटि में, वहाँ उसके स्थान पर हम यहाँ पर साम्यावस्था सांद्रता ले रहे हैं। और साम्यावस्था सांद्रता लेने पर, और यहाँ ये जो एक तरह का नया रेट कांस्टेंट है, ये K1 प्लस K1 डैश, यानी दोनों जो अग्र और प्रतिप्रक्रियाओं की रेट कांस्टेंट का जो योग है वो प्राप्त होता है। अब ये जो log x माइनस x और t के मध्य यदि ग्राफ खींचेंगे तो उसकी ढाल आ जाएगी -0.4343 K1 प्लस K1 डैश के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ये ढाल ये मतलब ये जो हम K1 है प्लस K1 डैश का मान है वो याद कर सकते हैं। तो ये जो हमारा, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और इसकी जो नहीं कुछ समझ में आता है या कोई समझ में नहीं आया कोई भाग, तो आप उस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करने के लिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।